आइए बच्चों, आज हम लेट आउट प्रॉपर्टी में एक स्पेशल केस को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हाउ टू कंप्यूट एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर फुल ईयर। आज हम स्पेशल केस क्या डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी इज लेट आउट बट रिमेन्ड वेकेंट, कि आपकी प्रॉपर्टी कुछ समय खाली रही, किराए पर नहीं लग पाई, तो क्या करेंगे। आइए जी, मेरे साथ साथ सभी बच्चे नोट करना शुरू करेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी लेट आउट। अगर हमारी प्रॉपर्टी लेट आउट है तो हमें सेक्शन 23(1) फॉलो करना पड़ता है। दो केसेस हो सकते हैं। कि प्रॉपर्टी लेट आउट थी फॉर फुल ईयर, तो इसमें 23(1) का ए और बी ये एप्लीकेबल होता है। और इसमें हमने पढ़ा था कि सिंपल केस था GAV इज एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। अब हम क्या पढ़ेंगे, तो बेटे आज का जो हमारा मुद्दा है वो मुद्दा है कि प्रॉपर्टी लेट आउट बट रिमेन्ड वैकेंट। प्रॉपर्टी अगर आपने किराए पर दी लेकिन पूरे 12 महीने तक का किराया हमें नहीं मिल पाया, कुछ समय हमारी प्रॉपर्टी रेंट पर नहीं रही, तो दो बातें हो सकती हैं। एक्चुअल रेंट इज मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट। प्रॉपर्टी लेट आउट थी, खाली रही, फिर भी मेरा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा रहा, तो इट इज अ नॉर्मल केस। यहां पर कोई इशू नहीं है। 23(1) अप्लाई होगा, और 23(1) में कहा गया था कि GAV इज एक्चुअल रेंट। मैं एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारे पास ये पेज नंबर 117 है, और यहां पर हेडिंग डाली गई है कि हाउस प्रॉपर्टी विच इज लेट एंड वॉज वैकेंट ड्यूरिंग होल और पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब आपने अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दी लेकिन वो प्रॉपर्टी वैकेंट रही, खाली रही, चाहे कुछ समय के लिए चाहे पूरे साल के लिए। और इस केस में 23(1) अप्लाई होता है। 23(1)A, 23(1)B और 23(1)C। और यहां पर बुक ने लिखा है, सबसे नीचे देखिए कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये एक्चुअल वैल्यू लिख दिया है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो बुक ने कहा है पहला सिचुएशन नंबर 1, वेयर प्रॉपर्टी इज लेट एंड वॉज वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। प्रॉपर्टी किराए पे दी गई और कुछ समय तक खाली रही, और इसके बावजूद आपका एक्चुअल रेंट जो था
वो मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट, ए क्लॉज में क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट, तो क्या होगा? दोबारा पढ़िए, वेयर प्रॉपर्टी इज लेट एंड वॉज वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड एक्चुअल रेंट इज मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट इन स्पाइट ऑफ वैकेंसी। यही बात मैंने आपकी लिखी है कि आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट थी, वैकेंट थी, और वैकेंट होने के बाद भी एक्चुअल रेंट अधिक है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो नॉर्मल सिचुएशन करते हुए 23(1) भी अप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर बुक ने लिखा है, क्योंकि एक्चुअल रेंट ज्यादा था इसीलिए क्लॉज सी शेल नॉट बी एप्लीकेबल। बच्चा कह रहा है कि भाई अभी तक भी तो यही पड़ा हुआ था कि अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा हो तो जीएवी एक्चुअल रेंट कर देते हैं। तो क्या बदला? कुछ नहीं बदला, मुझे सी से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो सी यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 5.3, म्युनिसिपल वैल्यू 90,000, फेयर रेंट 140, दोनों का हायर बताइए। दोनों का हायर हुआ सर 140, ठीक है। अब इस हायर को स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे, तो इन दोनों का लोअर 120, इसका मतलब मेरा एक्सपेक्टेड रेंट बन गया 120। ये आप यहां देख सकते हैं सॉल्यूशन में, एक्सपेक्टेड रेंट 120। फिर लिखा है, द हाउस प्रॉपर्टी हैज बीन लेट आउट फॉर 12,000 रुपीज पर मंथ एंड वॉज वैकेंट फॉर 1 मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 15-16। इसका मतलब आपका जो एक्चुअल रेंट हुआ वो 12,000 रुपीज हुआ फॉर 11 मंथ्स, तो ये हो गया 132। अब बताइए, एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, तो आपकी जीएवी बन गई 1,32,000। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है कि आपने म्युनिसिपल टैक्स पे किए हैं 40,000, तो म्युनिसिपल टैक्स हमेशा उन्हीं दोनों रूल्स को चेक कर रहा है कि आप बॉर्न बाय ऑनर हैं और एक्चुअली पेड हैं। अगर यस तो इसे माइनस कर दीजिए, आपकी नेट एनुअल वैल्यू आ गई। अब आई सर दूसरी सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये है दैट एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, ये एरो बता रहा है लेस देन। अब पता नहीं ना बच्चों का मैथ्स कैसा हो, या मेरा ही मैथ्स ना जाने गड़बड़ हो। तो एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट। अब ऐसे में क्या होगा? एग्जाम्पल पढ़ते हैं फिर समझाते हैं आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 5.4, इसमें लिखा है कि अगर ऊपर की इलस्ट्रेशन को लेते हुए मैं प्रॉपर्टी को 3 मंथ वैकेंट मान लूं, तो फिर इसकी एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? आइए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 5.4, गिरीश आहूजा, पेज नंबर 118। हमने पढ़ा एक्सपेक्टेड रेंट 1,20,000 था और एक्चुअल रेंट, प्रॉपर्टी 3 मंथ तक वैकेंट थी, तो प्रॉपर्टी अगर 3 मंथ तक वैकेंट थी तो इसका मतलब मुझे रेंट 9 मंथ्स का मिला, तो ये वैल्यू बन गई 1,08,000। मुझे बताइए, एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है या एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है? कम है।
तो यही बात मैंने यहां पर लिखी कि एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट। तो इस केस में लॉ ये कहता है, अब आपको चेक करना पड़ेगा कि ये ड्यू टू वैकेंसी था या फिर ये ड्यू टू एनी अदर रीजन था। अब बच्चा कह रहा है सर कैसे पता लगाएंगे कि ये ड्यू टू वैकेंसी था? कैसे पता लगाएं सर, क्या ये ड्यू टू वैकेंसी था या ये ड्यू टू अदर रीजन था? देखो, मैं कहता हूं अगर वैकेंसी नहीं होती तो ये किराया 9 मंथ्स की बजाय 12 मंथ्स का होता। ठीक है, तो मैं इसे लिखता हूं एनुअल रेंट। सर अगर वैकेंसी नहीं होती तो एनुअल रेंट होता 12,000 इंटू 12 मंथ 1,44,000। और यहां से मुझे पता लग गया कि ये एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है। अगर वैकेंसी नहीं होती तो मेरा रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा होता। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि मेरा एक्चुअल रेंट लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट रह गया ड्यू टू वैकेंसी। कैसे पता चला? मैंने रेंट को एनुअली कन्वर्ट किया और फिर मैंने इन दोनों को कंपेयर करके देख लिया कि अगर वैकेंसी नहीं होती तो एनुअल रेंट क्या होता। अगर एनुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा आ रहा है तो बात साफ है कि मेरा एक्चुअल रेंट क्यों कम है? ड्यू टू वैकेंसी। तो ऐसे में लॉ ने कहा अब आपका 23(1)(c) लग जाएगा। और 23(1)(c) एक स्पेशल प्रोविजन है जो कहता है कि इफ एक्चुअल रेंट इज लेस देन expected rent due to vacancy, then GAV is equal to actual rent। अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट थी और वो वैकेंट रही और इसकी वजह से आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम था, वजह थी वैकेंसी, तो फिर लॉ ने आपको एक एडवांटेज दे दिया। लॉ ने कहा कि फिर हम आपकी एनुअल वैल्यू क्या ले लेंगे? एक्चुअल रेंट ले लेंगे। ठीक है सर, अगर ये ड्यू टू एनी अदर रीजन होता तो क्या होता? अगर ये ड्यू टू एनी अदर रीजन होता तो फिर बेटे यूनिवर्सिटी लेवल पर आपको इसका क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि यहां पर सब लोग अपना अपना विचार देते हैं और क्योंकि यहां पर 23(1)(c) नहीं लगेगा तो फिर यहां पर मैं अपना नॉर्मल लॉ अप्लाई करूंगा और मेरा नॉर्मल लॉ कहता है कि अगर आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है तो आपको जीएवी लेनी चाहिए, एक्सपेक्टेड रेंट। बट फिर भी मैंने आपसे कहा कि आपको इस तरह के क्वेश्चन बुक में नहीं मिलेंगे क्योंकि इसमें टीचर्स आपस में फुल्ली एक ओपिनियन नहीं रखते हैं कि क्या करना चाहिए। तो हमने आपसे कहा इस केस में हम नॉर्मल केस अप्लाई कर देंगे। यहां मैंने नॉर्मल केस क्यों नहीं अप्लाई किया? क्योंकि लॉ ने साफ साफ लिखा हुआ है और मैं आपको वो वाला लॉ पढ़वाने जा रहा हूं, 23(1)(c) का लॉ।
कि मैंने ये स्पेशल केस क्यों लिया है। पढ़िए 23(1)(c) कहता है कि अगर आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया और वो वैकेंट रही और ओइंग टू सच वैकेंसी, उसी वैकेंसी की वजह से अगर आपका एक्चुअल रेंट इज लेस देन expected rent, then the amount so received that is actual rent। तो इस केस में आपकी एक्चुअल रेंट को क्या माना जाएगा? एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू बी एक्चुअल रेंट। तो मैंने ये वाली बात समझ ली, ठीक है। यानी कि लेट आउट के केस में मुझे या तो 23(1)(b) मिल पाएगा या 23(1)(c) मिल पाएगा। 23(1)(b) कब मिलता है? अगर एक्चुअल रेंट वैकेंसी होने के बावजूद एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा निकले तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, नॉर्मल वाला रूल आपने अप्लाई किया। फिर हमने 23(1)(c) देखा। 23(1)(c) में लिखा हुआ है कि अगर आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, जिसका रीजन वैकेंसी है, तो फिर हम आपको एक्चुअल रेंट को ही जीएवी लेने का बेनिफिट दे देते हैं। तो इन दोनों केसेस को मैं एक छोटे तरीके से समराइज कर सकता हूं। कैसे? हाउ टू कैलकुलेट GAV in case of वैकेंसी। ध्यान से देखना, एक्सपेक्टेड रेंट, सभी बच्चे मुझसे एक बात सीख लेंगे कि एक्सपेक्टेड रेंट हमेशा हमेशा एनुअल होगा। चाहे मेरी प्रॉपर्टी वैकेंट रही हो या ना रही हो, कुछ भी हो, मेरा एक्सपेक्टेड रेंट हमेशा हमेशा एनुअल होगा। पूरे चैप्टर में ये कभी भी कम नहीं होगा। ठीक है सर। अब मैं कैलकुलेट करूंगा एक्चुअल रेंट। अब एक्चुअल रेंट तो उतने ही पीरियड का होगा जितने पीरियड के लिए मेरी प्रॉपर्टी लेट आउट रही। जैसे कि पिछली इलस्ट्रेशन जो हमने की थी 5.3, उसमें लेटिंग आउट पीरियड था 11 मंथ और हमने जो 5.4 किया उसमें लेटिंग आउट पीरियड था 9 मंथ। ठीक है सर। अब ये दोनों बातें तो आपको समझ में आएंगी। आपने क्या करना है, लेटिंग आउट के केस में आप अपना एनुअल रेंट कंप्यूट करना। ठीक है सर। एनुअल रेंट हमेशा क्या होगा? 12 महीने का होगा। और फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप सिंपल सी चीज करना, अगर आपका एनुअल रेंट मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट है, अगर एनुअल रेंट मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट है, तो फिर जीएवी ले लेना एक्चुअल रेंट। तो ये जो एक्चुअल रेंट था, इसी को आप अपनी जीएवी ले लेना। ठीक है। अगर सर उल्टा हुआ, मेरा एनुअल रेंट कम रह गया एक्सपेक्टेड रेंट से, तो फिर जीएवी एक्सपेक्टेड रेंट को ले लेना। इस पर मैंने लगाया स्टार क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा नहीं, और अगर आपको मिलेगा तो इसमें
टीचर्स के अपने अपने डिफरेंट ओपिनियंस हैं और मैंने आपको अपना ओपिनियन दिया है। ठीक है, ठीक है सर। अब मैं आपको ना दोबारा से 5.3 और 5.4 करके दिखाऊंगा अपने इसी रूल से, और आपको बताऊंगा कि इस रूल की वजह से ये दोनों ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको सिंप्लिसिटी के लिए करवा दिया। कई बार बच्चों को ना लॉ को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आ सकती है। देखिए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 5.3, एक्सपेक्टेड रेंट था 120 और एक्चुअल रेंट था 1,32,000। तो यहां पर तो सर मुझे एनुअल रेंट देखने की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मैं यहां पर भी एनुअल रेंट कंप्यूट करता तो वो 144 आता। अब आप कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि एनुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, इसीलिए मुझे जीएवी में क्या लेना है, एक्चुअल रेंट। ठीक है ना, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका वही नॉर्मल तरीका है कि बच्चा कहेगा कि सर मैं एनुअल रेंट निकालूंगा ही नहीं क्योंकि मुझे यहां आवश्यकता ही नहीं है। तो मैंने आपके सामने में दोनों बातें बता दी। अगर आप लॉ को समझना चाहते हो तो लॉ को समझ लीजिए, सरल तरीके से काम करना चाहते हो तो सरल तरीके से काम कर लीजिए। ठीक है सर, एक हम क्वेश्चन करके देखते हैं। मेरे पास है प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 में लिखा हुआ है कि म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ अ हाउस इज 1,20,000, फेयर रेंट इज 180। दोनों का मैं हायर लूंगा 180, स्टैंडर्ड रेंट है 150। तो अब मुझे लोअर लेना है, तो इसका मतलब मेरा एक्सपेक्टेड रेंट तो हो गया 150। इलस्ट्रेशन नंबर नहीं सॉरी, प्रॉब्लम नंबर 1, गिरीश आहूजा, पेज नंबर 118। सबसे पहले मैंने कंप्यूट किया एक्सपेक्टेड रेंट 1,50,000। नाउ एक्चुअल रेंट, the property was let out for 14,000 per month. 14,000 per month. However, tenant vacated property on 30th October 2015. For the month of November to January, 3 months हो गए, property remained vacant. November, December, January, property remained vacant. Then it was let out for 18,000 per month from February. ठीक है, और म्युनिसिपल टैक्सेस वर 15% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, कंप्यूट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। अब देखिए जी, रेंट था 14,000 और वो रेंट मिला आपको 7 मंथ तक। उसके बाद प्रॉपर्टी खाली हो गई 3 मंथ के लिए। फिर 2 महीने का किराया हमें मिला 18,000 के हिसाब से। आइए इसको ऐड करके देखते हैं। 14,000 इंटू 7 प्लस 36,000, ये वैल्यू आ गई 1,34,000। अब देखिए मेरा एक्चुअल रेंट कम है, लेकिन अभी आंसर नहीं निकाल लेना क्योंकि ये वैकेंसी का केस है। तो वैकेंसी के केस में मैंने आपसे कहा आप निकालोगे एनुअल रेंट। एनुअल रेंट कितना होता सर? अगर मैं एनुअल रेंट लेता तो ये हो जाता 14,000 इंटू 7 मंथ
और फिर मैंने प्रॉपर्टी 18,000 पे रेंट पर देनी थी, ये हो जाता मेरा 5 मंथ। 14,000 इंटू 7 मंथ और 18,000 इंटू 5 मंथ, ये मेरी वैल्यू हो जाती 1,88,000। अब मैं लिखूंगा सिंस एक्चुअल रेंट is less than expected rent due to vacancy, therefore GAV is equal to actual rent as per 23(1)(c, that is 1,34,000। ठीक है जी, ये वाली बात भी हमने सीख ली। अब कभी वैकेंसी आएगी तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे काम करना है। ठीक है सर, आइए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम ऐसा एक केस ले लेते हैं, इसको मैंने नाम दिया केस 3, वैकेंसी लेट आउट फॉर फुल ईयर। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था केस 1। वैकेंसी होगी प्रॉपर्टी लेट आउट बट वैकेंट, केस 2। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं केस 3। केस 3 बुक कहती है if the house property is let out and for some time self-occupied for own residence, तो क्या होगा? इसका मतलब साफ है कि ये मान लीजिए 12 महीने हैं, कुछ टाइम के लिए आपने अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दी और फिर कुछ टाइम के बाद आपने प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड कर ली। तो बुक ने इसको भी अभी डिस्कस कर लिया है, इसीलिए मैं आपको यहीं बता देता हूं ताकि हम बुक की सीक्वेंस में चल पाएं। बुक में लिखा है कि वेयर हाउस प्रॉपर्टी इज पार्ट ऑफ द ईयर लेट, मतलब कुछ महीने तक आपने प्रॉपर्टी किराए पे दी, एंड और पार्ट ऑफ द ईयर ऑक्यूपाइड फॉर ओन रेजिडेंस, और बाकी कुछ पीरियड के लिए आपने उसमें रेजिडेंस रखा। मान लीजिए मैंने प्रॉपर्टी 9 मंथ्स के लिए लेट आउट की और 3 मंथ के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड की, तो बच्चे को लगेगा कि सर 9 मंथ लेट आउट है तो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा सब कुछ। कुछ भी प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। इट्स एनुअल वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड एज पर प्रोविजंस ऑफ 23(1), यानी लेट आउट वाले प्रोविजन ही इसमें अप्लाई होंगे। कैसे अप्लाई होंगे? इन दिस केस पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर ओन रेजिडेंस शैल बी इररिलेवेंट। जितना पीरियड भी आपने प्रॉपर्टी को अपने पास रखा हुआ था सेल्फ रेजिडेंस के लिए, वो सब बेकार हो जाएगा, वो किसी काम नहीं आएगा। और एनुअल वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड, एनुअल वैल्यू को हम वैसे ही निकालेंगे जैसे कि हम लेट आउट प्रॉपर्टी को निकालते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रेंट जो हम लेते हैं
वो फुल ईयर का लिया जाएगा। मैंने ये बात पीछे भी बताई थी कि एक्सपेक्टेड रेंट हमेशा हमेशा फुल ईयर का होता है। सर मैंने प्रॉपर्टी 9 मंथ्स के लिए लेट की है तो भी एक्सपेक्टेड रेंट फुल ईयर का ही होता है, इनकम भी फुल ईयर की होती है। लेकिन एक्चुअल रेंट उस केस में सिर्फ उतने ही पीरियड का लेना जिस पीरियड के लिए प्रॉपर्टी आपने लेट आउट की थी, और जीएवी निकालते हुए एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट के हायर का जो नॉर्मल वाला केस था वो अप्लाई होगा। इसका मतलब ओन रेजिडेंस की वजह से गवर्नमेंट आपको कोई एडवांटेज नहीं देती है, और ये बात आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी। R has house property in Delhi whose municipal value is 1 lakh, fair rent is 1,20,000। दोनों का हायर बताइए, 1,20,000। It was self-occupied by R from 1st April to 31st of July। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 4 महीने तक सेल्फ ऑक्यूपाइड की गई। उसके बाद अगस्त से आपने इसे लेट आउट किया 9,000 पर मंथ में, तो कितने महीने बच गए थे? 8 मंथ बच गए थे, तो ये हो गया 72,000। वो कहते हैं इसकी एनुअल वैल्यू निकाल करके बताइए, अगर म्युनिसिपल टैक्स आपने पे किए थे कितने? 20,000। इलस्ट्रेशन 5.5। यहां पर देखिए, सबसे पहले तो हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड रेंट 1,20,000, एक्चुअल रेंट 9,000 फॉर 8 मंथ, तो ये कितना हो जाएगा? 72,000। अब यहां पर हम जीएवी लेंगे दोनों का हायर 1,20,000। इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि मैंने आपको बताया बेटे कि एक्सपेक्टेड रेंट हमेशा 12 मंथ का होता है, जबकि एक्चुअल रेंट उतने पीरियड का होता है जितने पीरियड के लिए आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया। और बच्चे के मन में ये डाउट हो सकता है, सर 12 महीने और 8 महीने को कंपैरिजन कर लिया आपने, तो 12 मंथ्स और 8 मंथ का कंपैरिजन किया और ये वाली वैल्यू मैंने ले ली, क्योंकि लॉ कहता है कि अगर आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया और फिर आपने उसका अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड का यूज किया तो वो इररेलीवेंट हो जाएगा, हम आपका 120 ही टैक्स करेंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है सर? इसमें से माइनस कर देना है म्युनिसिपल टैक्सेस, और म्युनिसिपल टैक्सेस पेड हमारे थे 20,000। म्युनिसिपल टैक्सेस थे 20,000, तो हमारी नेट एनुअल वैल्यू 1 लाख। ठीक है। ऊपर वाली इलस्ट्रेशन में प्रॉब्लम नंबर 1 में हमने म्युनिसिपल टैक्स नहीं माइनस किए थे, हम भूल गए थे, तो वो भी साथ ही साथ माइनस कर देते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी थी इलस्ट्रेशन 5.4 में? नहीं, प्रॉब्लम नंबर 1 में म्युनिसिपल वैल्यू थी 1,20,000, और म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर कितने थे? 15% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू 18,000। 1,16,000। आइए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 5.6। सर इलस्ट्रेशन नंबर 5.6 में क्या चेंज हो गया? चेंज ये हो गया, म्युनिसिपल वैल्यू थी 120,
नहीं, म्युनिसिपल वैल्यू थी 1 लाख, फेयर रेंट था 1,20,000। अगर स्टैंडर्ड रेंट मुझे दिया होता 1,08,000 तो क्या होता, बुक ये कह रही है। तो मैंने कहा क्या होता, फिर सबसे पहले तो मैं निकालता एक्सपेक्टेड रेंट। बताइए, एक्सपेक्टेड रेंट बताइए। सर ये तो एकदम सरल है, एक्चुअल रेंट वो तो सर 72,000 रुपीज ही रहता, तो हमारी जीएवी 1,08,000 हो जाती। फिर हम इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर देते और हमारी नेट एनुअल वैल्यू आ जाती 88,000। ठीक है सर। केस नंबर 1 हो गया, केस नंबर 2 हो गया, और हमने केस नंबर 3 भी समझ लिया। ठीक है, अब हमने एक और नया कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करना है, और हमारे नए कंसेप्ट का नाम है अनरियलाइज्ड रेंट। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी लेट आउट की है तो हो सकता है कि आपको आपके टेनेंट ने किराया नहीं दिया हो। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो अगर आपने प्रॉपर्टी किराए पर दी थी लेकिन आपको किराएदार से रेंट नहीं मिल पाया तो हम उसे बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट का करना क्या है? अनरियलाइज्ड रेंट होता है अमाउंट ऑफ रेंट नॉट अमाउंट ऑफ रेंट नॉट रियलाइज्ड बाय द ऑनर। यानी ये वाला किराया हमें नहीं रियलाइज हुआ, तो गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको डिडक्शन अलाउ करेंगे। डिडक्शन shall be allowed provided following conditions are fulfilled। लॉ कहता है कि अगर आपको अनरियलाइज रेंट की डिडक्शन चाहिए क्योंकि ये आपका नुकसान हो गया तो हम आपको देंगे, लेकिन आपको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। और दिस इज ये कंडीशंस जो हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी पर्पस। ये थ्योरी पर्पस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और मैं ये लिखवाऊंगा नहीं, बस बुक से आपको रीड करवा दूंगा। तो सबसे पहले तो मेरे साथ साथ ये पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट आपको अनरियलाइज रेंट की डिडक्शन देगी, लेकिन कुछ शर्तें हैं। द टीनेंसी इज बोनाफाइड। पहले तो ये साबित करना पड़ेगा कि मैंने किराए का मकान ईमानदारी से दिया था। अब सर ये कैसे साबित होगा वो छोड़ो, आप लॉ पढ़ो। ये साबित करना है कि आपने अपना मकान किसी को ईमानदारी पूर्वक किराए पे दिया था। आपको थोड़ी ना पता था कि जिसे आप किराए पे मकान दे रहे हैं वो आपका किराया ही नहीं देगा। तो सर ये तो प्योरली थ्योरिटिकल कंडीशन है। मैंने कहा हाँ थ्योरिटिकल है तो क्या हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने बस मानना ही तो है, इसे मानने में तो कोई परेशानी नहीं है। और एग्जाम में लिखने को आ जाए तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। 4 पॉइंट लिखो, 4 नंबर ले लो। द डिफॉल्टिंग टीनेंट हैज वेकेटेड, इसका मतलब उसने आपका मकान खाली कर दिया है।
और अगर खाली नहीं किया है तो steps have been taken to compel him to vacate the property। या दूसरा पॉइंट यह है कि आपने क्या किया है उससे अपना मकान खाली करवाने के लिए, यह आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा। सर रोज उसके घर जाता हूं, उसको रोज कह के आता हूं कि भाई अपने लिए नया मकान देख ले। अब ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि उठा के उसके बर्तन फर्नीचर उठा के सड़क पर फेंक दूं। तो लॉ कह रहा है कि भाई आपको यह साबित करना पड़ेगा कि आपने अपना मकान खाली करवा लिया है। अगर खाली नहीं करवाया है तो यह बताइए कि खाली करवाने के लिए आपने क्या किया है, ताकि सरकार को लगे कि हां ईमानदारी से बात हो रही है, किराया नहीं मिला। द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी। अब आपकी प्रॉपर्टी ऐसा तो नहीं है कि एक से ज्यादा कोई प्रॉपर्टी उसने ऑक्यूपाई कर रखी हो, या आपने एक प्रॉपर्टी से खाली करवा करके दूसरी प्रॉपर्टी में उसको ट्रांसफर कर दिया हो और सरकार से कह रहे हो कि हमें अनरियलाइज रेंट हो गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नंबर 4, assessee has taken all reasonable steps to institute legal proceedings for the recovery of unpaid rent। फिर आपको यह बताना पड़ेगा कि उसने आपका किराया नहीं दिया तो फिर आपने क्या किया, कोई कोर्ट में केस फाइल किया। अब असेसी कह रहा है कि सर उसने मेरे को 5,000 रुपए का रेंट देना था और उसने मुझे 3 महीने का रेंट नहीं दिया, 15,000 रुपए नहीं दिए, मैंने मकान खाली करवा लिया, लेकिन मैंने कोर्ट में केस नहीं किया। फिर लॉ कह रही है बताओ केस क्यों नहीं किया। तो हम कह रहे हैं कि भाई अगर केस करने जाता, वकील की फीस देता, इतने चक्कर लगाता, इतने खर्चे करता और फिर मुझे पैसे मिल भी जाते, पता नहीं कब मिलते, तो मैंने समझा कि इसमें कोई फायदे की बात नहीं है, छोड़ दो। तो या तो आप केस कीजिए या फिर आप असेसिंग ऑफिसर को संतुष्ट कीजिए कि लीगल प्रोसीडिंग करने का कोई फायदा ना होता। हमारे देश में यही एक सबसे बड़ी समस्या है कि एओ को सेटिस्फाई करो। वो क्यों सेटिस्फाई होगा, वो कहेगा जी आप केस करते 15,000 रुपए ले लेते और आप अपनी कोर्ट की फीस भी ले लेते, थोड़ी आपको चक्कर काटने पड़ते तो काटते, अब नहीं काटना चाहते हो तो मैं आपको डिडक्शन नहीं दूंगा। तो ये ना गवर्नमेंट को यहां पर थोड़ा सा ना वर्कआउट करना चाहिए, कुछ और अच्छे रास्ते ढूंढने चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट अपना काम करेगी तब करेगी। अभी तो आप ये 4 पॉइंट याद कर लीजिए, एग्जाम में लिख देना और आपको थ्योरी के फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो सर क्या हमें क्वेश्चन बताएगा कि ये चारों कंडीशन फुलफिल्ड हैं? आंसर इज नो। हम एज्यूम कर लेंगे कि चारों फुलफिल्ड थी। सर क्यों? अरे चारों कंडीशन इतनी सिंपल सी हैं, इतनी ऑब्वियस सी हैं कि हम हमेशा मान लेंगे कि एसएससी ने ये चारों पॉइंट फुलफिल किए हैं, इसीलिए हम अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन दे रहे हैं। ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ treatment of unrealized rent। treatment of unrealized rent। अनरियलाइज रेंट के बेटे दो ट्रीटमेंट हैं। पहला ऑल्टरनेटिव नंबर 1। ऑल्टरनेटिव नंबर 1 ये कहता है कि अगर 4 कंडीशन फुलफिल्ड हो तो अनरियलाइज्ड रेंट shall be deducted from actual rent। यानी कि अनरियलाइज रेंट को एक्चुअल रेंट में से माइनस कर दो और माइनस करने के बाद देन कंप्यूट जीएवी। क्योंकि हमारी जीएवी क्या होती है? एक्सपेक्टेड रेंट
एक्चुअल रेंट विच एवर इज मोर। तो इसका मतलब ये है कि आप पहले अपने एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट को माइनस करना, और माइनस करने के बाद फिर आप उसकी जीएवी कैलकुलेट करना। दिस इज ऑल्टरनेटिव नंबर 1। ये बात बुक ने आपको साफ साफ लिख के बताई है कि 23(1) में एक एक्सप्लेनेशन है, और वो एक्सप्लेनेशन कहती है कि अनरियलाइज रेंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम क्लॉज नंबर बी। क्लॉज नंबर बी था एक्चुअल रेंट जब प्रॉपर्टी फुल ईयर लेट आउट हो, और क्लॉज नंबर सी था एक्चुअल रेंट जब प्रॉपर्टी वैकेंट हो। तो इसका मतलब अनरियलाइज रेंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल रेंट। ठीक है। और बुक कह रही है कि ये नहीं लिखा कि इसे क्लॉज नंबर ए में से माइनस करना है, एक्सपेक्टेड रेंट में से माइनस होता नहीं है। तो बुक कह रही है कि इससे कभी कभी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हुए हम जब एक्सपेक्टेड रेंट ले लेते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट हायर था, तो फिर असेसी को डिडक्शन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट नहीं मिल पाती। हमारी जीएवी का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। अगर हमारी जीएवी एक्सपेक्टेड रेंट बन रही है तो इसका मतलब एक्सपेक्टेड रेंट में से अनरियलाइज्ड रेंट डिडक्टेड नहीं होता, तो फिर असेसी को इसकी डिडक्शन नहीं मिल पाती। ठीक है। अब सर लॉ ने तो यही लिखा है ना कि अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस करो, फिर ऑथर को क्या करना है, इसकी डिडक्शन मिली या नहीं मिली? तो ऑथर कह रहे हैं कि जब हम इनकम टैक्स के फॉर्म्स देखते हैं तो इनकम टैक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है कि अनरियलाइज्ड रेंट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब बड़ी समस्या की बात हो गई सर। 23(1) कह रहा था कि इसे अनरियलाइज्ड रेंट को एक्चुअल रेंट में से माइनस कर दो, जबकि ऑल्टरनेटिव नंबर 2 इनकम टैक्स के जब हम रिटर्न भरेंगे तो रिटर्न का फॉर्म कहता है कि अनरियलाइज्ड रेंट shall be deducted from GAV, यानी पहले बिना अनरियलाइज रेंट को माइनस किए हुए आप जीएवी निकालिए, और फिर उसके बाद जीएवी निकालने के बाद आप अपना अनरियलाइज रेंट माइनस कर दीजिए। तो ये मेरे पास दो अप्रोच हो गई। दोनों अप्रोचेज में आंसर कभी कभी सेम भी आ जाता है और कभी कभी आंसर डिफर भी कर जाता है, लेकिन हमारी बुक ने ये वाली अप्रोच को फॉलो किया है। दिस अप्रोच हैज बीन फॉलोड इन द बुक ऑफ डॉक्टर गिरीश आहूजा। तो आपके पास भी बेटे लिबर्टी है कि आप दोनों में से कोई भी अप्रोच फॉलो कर ले। क्योंकि हम ये वाली बुक फॉलो कर रहे हैं तो हम ये वाली अप्रोच फॉलो करेंगे, और इस बात पे बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे कि सर सही क्या है गलत क्या है। अब बेटे हम जो असेसमेंट ईयर पढ़ रहे हैं, इसके नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में ना अनरियलाइज रेंट के बारे में कुछ अमेंडमेंट आई है। मैं आपको ना बुक में दिखा भी सकता हूं कि क्या अमेंडमेंट की है अगले असेसमेंट ईयर के लिए। ये देखिए, ये है बुक का पेज नंबर 11, और पेज नंबर 11 में यहां लिखा हुआ है कि सिंप्लीफिकेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ प्रोविजंस रिलेटिंग टू टैक्सेशन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड एरियर्स ऑफ रेंट। अभी आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये अगले असेसमेंट ईयर से कुछ चेंज आया है।
तो अभी आपको मैंने ये बातें पढ़ाई नहीं है ना, तो बाद में ये बात आपको बताऊंगा। इस चेंज को देखते हुए मैं ये कहूंगा कि ये वाली अप्रोच फॉलो करने में हमें फायदा है। आप जब आगे चल के थोड़ा सा और हाउस प्रॉपर्टी सीख जाएंगे तो आप भी कनेक्ट कर पाएंगे कि सर फिर अगली जो नई अमेंडमेंट आई है उसके अकॉर्डिंगली ये वाली अप्रोच फॉलो करना ठीक है। स्टिल मैं एक छोटा सा टीचर हूं, तो मैं ऑथर्स की बात नहीं काटूंगा। जो ऑथर ये अप्रोच फॉलो करते हैं वो भी ठीक है, जो ऑथर्स ये अप्रोच फॉलो करते हैं वो भी ठीक है। हमारी बुक ये फॉलो कर रही है तो हम यही फॉलो करेंगे। इसमें कभी कभी आंसर्स में डिफरेंस भी आता है और कभी कभी आंसर में डिफरेंस नहीं भी आता। ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बनाइए, आपको मार्क्स मिलेंगे। आप ये वाली अप्रोच कर सकते हैं, नोट डाल सकते हैं कि एज पर डॉक्टर गिरीश आहूजा वी हैव ऑप्टेड दिस अप्रोच। सर एक क्वेश्चन करके दिखाइए। इलस्ट्रेशन 5.7 कह रही है म्युनिसिपल वैल्यू 2 लाख, फेयर रेंट 240, स्टैंडर्ड रेंट है नहीं, एक्चुअल रेंट था 21,000 और म्युनिसिपल टैक्स थे 20,000। टेनेंट वैकेटेड प्रॉपर्टी ऑन 31st ऑफ अक्टूबर 2015, यानी वैकेंसी भी बीच में आ गई। देयर आफ्टर प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर 25,000 पर मंथ, इसका मतलब वैकेंसी नहीं है। आर कुड नॉट रियलाइज द रेंट फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेंबर एंड अक्टूबर, 2 महीने का जाते जाते वो किराया दे के नहीं गया। ठीक है, क्यों नहीं दे पाया? ड्यू टू द डेथ ऑफ द अर्लियर टीनेंट, अब वो टीनेंट की डेथ हो गई, हमें किराया मिला ही नहीं। कंप्यूट एनुअल वैल्यू फॉर द असेसमेंट ईयर 16-17। ठीक है सर, अब मैं आपको ना दोनों अप्रोच से करके दिखा देता हूं। हो सकता है आंसर सेम आ जाए, हो सकता है आंसर डिफरेंट हो जाए। आगे चल के तो हम बुक वाली अप्रोच को फॉलो करेंगे। फिलहाल के लिए मैं ऑल्टरनेटिव 1 और ऑल्टरनेटिव 2 दोनों से आपको करके बता रहा हूं। हमारी एक्सपेक्टेड रेंट एक्सपेक्टेड रेंट 240, एक्सपेक्टेड रेंट 2,40,000 और एक्चुअल रेंट बन गया सर 21,000 इंटू अक्टूबर में हमारी प्रॉपर्टी खाली हुई थी तो ये हो गया 7 मंथ प्लस 25,000 इंटू 5 मंथ। ठीक है, और ऑल्टरनेटिव नंबर 1 कहता है कि अनरियलाइज रेंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल रेंट, और हमने 2 महीने का रेंट रियलाइज नहीं किया था तो 21,000 इंटू 2 माइनस हो जाएगा। हम लोग कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5.7 फ्रॉम द बुक गिरीश आहूजा, पेज नंबर है हमारी बुक का 119। तो सर ये वाली वैल्यू हमारी बन जाती है 21,000 इंटू 5, 1,05,000 और 25,000 इंटू 5। $21,000 इंटू 5 और 25,000 इंटू 5, 2,30,000। अप्रोच नंबर 1 कहती है कि आपने अनरियलाइज रेंट को एक्चुअल रेंट में से माइनस कर लेना है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव नंबर 2 कहता है अभी मत माइनस करो, तो ऑल्टरनेटिव 2 के अकॉर्डिंगली हो जाएगा 21,000 इंटू 7
21,000 इंटू 7 प्लस 25,000 इंटू 5। क्या हो रहा है? 21,000 इंटू 7 और 25,000 इंटू 5, 2,72,000। GAV ऑल्टरनेटिव 1 कहता है GAV बाद में कंप्यूट होगी, तो ये होगी 2,40,000 और फिर इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर दो 20,000, ये आ गया 2,20,000 नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, ये हमारी बुक की अप्रोच नहीं है, इसलिए ये हमारी बुक का आंसर भी नहीं होगा। अप्रोच नंबर 2, अप्रोच नंबर 2 कहती है कि पहले GAV निकाल लो, ये हो गया 2,72,000 और फिर इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस भी माइनस कर दो और इसमें से अनरियलाइज्ड रेंट भी माइनस कर दो। अनरियलाइज्ड रेंट था 42,000, म्युनिसिपल टैक्सेस थे 20,000, तो आपकी नेट एनुअल वैल्यू बनी 2,10,000। सर हमारा आंसर डिफरेंट आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दो अलग अलग आंसर आ जाएं तो जरूरी नहीं होता कि दोनों में से कौन सा सही है, दोनों सही हैं। ठीक है, हमने आपको बुक से पढ़ा दिया है। ठीक है सर, फिर बुक ने कहा है इसी केस में अगर हमारा अनरियलाइज रेंट 1 मंथ का होता तो क्या होता। अगर अनरियलाइज रेंट 2 मंथ की बजाय 1 मंथ का होता तो क्या होता। तो एक्सपेक्टेड रेंट हो जाता 240 और एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट, तो ये हो जाता 2,72,000। ये पूरे साल का किराया है, एक महीने का रेंट माइनस करता तो ये हो जाता 2,51,000 और फिर GAV आ जाती 2,51,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस 20,000, आपका नेट एनुअल वैल्यू आ जाता 2,31,000। अगर मैं ऑल्टरनेटिव 2 में इसे बनाता तो एक्सपेक्टेड रेंट होता 2,40,000, एक्चुअल रेंट होता 2,72,000, दोनों का हायर निकाल लेता 2,72,000 माइनस अनरियलाइज रेंट भी माइनस करता, म्युनिसिपल टैक्सेस भी माइनस करता, 21,000 और 20,000, तो 2 माइनस 1 1, 7 माइनस 4 3, 231। तो आप देख सकते हैं इसमें तो मेरा आंसर सेम आ रहा है, लेकिन इसमें आंसर डिफरेंट हो रहा है। और यही बात हमारी बुक सिखा रही थी कि अगर आप इसे बाद में माइनस करेंगे तो आपको कुछ केसेस में फायदा मिलेगा जो कि इस केस में नहीं मिल पा रहा। और वो कह रहे हैं कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, बुक कह रही है इसमें कुछ गलत बात नहीं है। इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है कि पहले GAV निकाल लो, फिर GAV निकालने के बाद अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस कर लेना। ये देखो म्युनिसिपल टैक्स और अनरियलाइज्ड रेंट दोनों साथ साथ माइनस हो रहे हैं। तो आहूजा जी यही समझाना जा रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो पहले से कुछ काम करते हैं वो ऐसे निकालते हैं, इस केस में फुल बेनिफिट नहीं मिल पाता, जबकि इस केस में इस अप्रोच में हमें हमेशा अनरियलाइज्ड रेंट का फुल बेनिफिट मिलता है। और अगले साल जो अमेंडमेंट आ गई है उसको देखते हुए भी ये अप्रोच ज्यादा बेटर हो गई है। स्टिल ये बात हमने आपके ऊपर छोड़ी है कि आपको जो भी अच्छा लगे। तो सर आज और कोई होमवर्क नहीं बेटे, अब आज हम आपको और कोई होमवर्क दे नहीं पाएंगे, तो आज इतना ही, बस इसको आप रिवाइज करके आइएगा।
और आज का जो हमने दो कंसेप्ट आपको बताए हैं, वैकेंसी और म्युनिसिपल टैक्स अनरिलाइज्ड रेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू।